Hello everyone, welcome to Vyas IS. This is your next series of Pro Leap. अभी तक हमने 15 सीरीज़ कंप्लीट करी है. आज हम इसमें करेंगे डे 16 आपका प्रो लीप सीरीज़ का, जिसमें हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन वोटिंग सिस्टम. अभी तक हम लोगों ने समझा कि इंडियन में ठीक है वोटिंग राइट्स हम लोगों को गिवन है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, बट बात ये आती है कि इंडिया का जो ये वोटिंग सिस्टम है कब से स्टार्ट हुआ. सबसे पहले हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस हुए वो कब हुए, और क्या विमेन और मैन उस टाइम पे दोनों को राइट्स मिली हुई थी या फिर धीरे धीरे राइट्स मिली है, और अगर पहले से ही थी तो कौन सी ऐसी स्टेट थी, कौन सी ऐसी एरिया था जिसने सबसे पहले विमेन को वोटिंग राइट्स दी, किस तरीके से कितने इलेक्शंस में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट इलेक्शन में. तो ये सारी चीज़ें हम इसमें आज कवर करेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन वोटिंग सिस्टम. अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है. इंडियाज़ वोटिंग सिस्टम हैज़ अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंजेस सिंस इट्स इंसेप्शन. देखिए 1919 में जब इलेक्शन शुरू हुए, उसके बाद अगर अब हम आज बात करें 2025 की, तो तब से लेके अब तक तो इतने चेंजेस आए हैं इंडियंस इलेक्शन में, इंडिया के इलेक्शन में इतने चेंजेस आए हैं कि काफ़ी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं. ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज़ वोटिंग सिस्टम इज़ क्लोजली लिंक टू इट्स डेमोक्रेटिक जर्नी. सो हेयर इज़ एन ओवरव्यू ऑफ इट्स इवोल्यूशन. पहले हम पढ़ेंगे प्री इंडिपेंडेंस एरा. पहले आपको पता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिली है, बट हम बात करें कि इंडिया के इलेक्शन 1919 से स्टार्ट हो गए, तो दैट मीन्स ऑफकोर्स ये बात है हम इंडिपेंडेंस से पहले की चीज़ देख रहे हैं. तो प्री इंडिपेंडेंस एरा, जिसमें हम फर्स्ट चीज़ पढ़ रहे हैं लिमिटेड फ्रेंचाइजी, जिसमें हम पहले क्या देख रहे हैं, लिमिटेड फ्रेंचाइजी. अब अगर हम लिमिटेड फ्रेंचाइजी की बात करें, इसका क्या मतलब है. जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है. दैट मीन्स कि हम लोग के पास राइट्स है कि 18+ अगर हम हो जाते हैं तो हर कोई सिटीजन्स के पास राइट है कि वो वोट दे सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी क्या कास्ट है, क्या जेंडर है, क्या रिलीजन है, ठीक है, क्या सेक्स है. बट पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि लिमिटेड फ्रेंचाइजी, दैट मीन्स कुछ लिमिट, मतलब कुछ ना कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस थी, हर कोई वोट नहीं दे सकता था, एक लिमिटेड लोग वोट दे सकते थे. तो वो क्या है वो हम देखते हैं. तो पहला था हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसमें आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा है कि लिमिटेड वोटिंग राइट्स थी. किस बेसिस पे लोगों को वोट दे सकते थे, किस बेसिस पे लोग वोट दे सकते थे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, की प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस. तो उस टाइम पे कुछ लिमिट सेट थी, कुछ आप टर्म्स एंड कंडीशंस आप बोल दीजिए, जिसके बेसिस पे लोग वोट दे सकते थे कि अगर आप इतनी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो आप इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, मतलब वोट दे सकते हैं. इतना टैक्स अगर आप मिनिमम दे रहे हैं सरकार को, या ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपके अंदर हैं, तो ही आप इलेक्शंस में वोट दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो ये चीज़ थी उस टाइम पे लिमिटेड फ्रेंचाइजी, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो हमारा फर्स्ट वोट हुआ, इलेक्शंस हुए, तो उस टाइम पे सिर्फ 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी इंडिया की सिर्फ वोट दे पाई. मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, 90% ऑफ द पॉपुलेशन इस प्रॉपर्टी को, मतलब इन चीज़ों को, इन फैक्टर्स को होल्ड ही नहीं कर पा रही थी, प्रॉपर्टी के बेसिस पे, टैक्स के बेसिस पे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे. तो सिर्फ 10% ऑफ द पॉपुलेशन वोट दे पा रही थी पहले इलेक्शंस में. बट अगर हम बात करें कि सबसे पहले कि क्या इसमें मेन और वुमेन दोनों थे, येस, इसमें मेन एंड वुमेन दोनों का पार्टिसिपेशन उस टाइम पे था. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन वोट देते थे, हमारे यहाँ पे था कि मेन वुमेन दे सकते हैं वोट. बट अगर मैं बात करूँ विमेन को किसने राइट्स दी, विमेन को सबसे पहले किसने राइट्स दी कि वो वोट दे सकते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए. एक प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेट ट्रावनकोर कोचीन. ठीक है, ये आप लिख भी सकते हैं, इसमें नहीं लिखा, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए. ट्रावनकोर कोचीन में सबसे पहले विमेन को राइट्स दी कि वो भी इलेक्शंस में वोट दे सकती है. बट ऑफकोर्स ये बात है, लिमिटेड फ्रेंचाइजी हमारे पास था. ठीक है, देन हमारे पास आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. पहले हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 देखा, राइट. अब हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो इसमें वही था कि इलेक्टोरेट को थोड़ा एक्सपैंड किया, बट फिर भी प्रॉपर्टी और टैक्स क्वालिफिकेशन वाली चीज़ें अभी भी मेंटेन करके रख रखी थी. विमेन वर ऑल्सो अलाउड टू वोट, बट ओनली इफ दे मेड स्पेसिफिक क्राइटेरिया लाइक प्रॉपर्टी ओनरशिप. सेम चीज़ थी इसमें भी. 1935 में भी कोई खास चेंज नहीं देखने को मिला. उसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, एंड इंडिपेंडेंस के बाद जो पहले इलेक्शन हुए वो 1951 में हुए थे. 1951-52 आप बोल सकते हैं, जिसको हम फर्स्ट जनरल इलेक्शन के नाम से जानते हैं, जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी थी, जिसमें मतलब हर सिटीजन्स, पहले 21 की एज था, 21+ की एज लिमिट थी, बाद में जाके चेंज हुआ 18+. तो पहले 21 साल से ऊपर के जितने भी लोग थे वो इलेक्शंस में वोट दे सकते थे, पार्टिसिपेट कर सकते थे. यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक जर्नी. वोटिंग राइट्स वर ग्रांटेड टू ऑल द सिटीजन एज 21 एंड अबव, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, प्रॉपर्टी और एजुकेशन. तो उस टाइम पे ये फैक्टर नहीं था कि आपका जेंडर क्या है, क्या प्रॉपर्टी आप होल्ड करते हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी है.
ठीक है. सो इंडिया बिकम वन ऑफ द फर्स्ट लार्ज डेमोक्रेसीज टू अडॉप्ट यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज. ठीक है, सबसे बड़ी इंडिया आप कह सकते हैं सबसे बड़ी फर्स्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जिन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज दिया. राइट. वोटिंग एज लोअर हुई 1989 में, तो यानी कि पहले इलेक्शन हमारे 1951 में हुए, उसके बाद 1951 के बाद 1989 में एज लिमिट कम कर दी, 18 साल तक कर दी. कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू? 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 के बाद एज लिमिट 21 से 18 कर दी गई थी. ठीक है. देन वी हैव प्रपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल वोटर्स इन द फर्स्ट इलेक्शन. ठीक है, कितने मेल और कितने फीमेल पार्टिसिपेशन हुए थे उस फर्स्ट इलेक्शन में. फर्स्ट इलेक्शन जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो आपका है 1951 वाला कि 1919 वाला, कि उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कितने मेल थे कितने फीमेल थे. तो अप्रॉक्सीमेटली 173 मिलियन पीपल वर एलिजिबल टू वोट एंड मेल वोटर्स 54% एंड फीमेल वोटर्स 46% थी. ठीक है. आगे हम बात करें, इंटरेस्टिंगली मेनी विमेन वर लिस्टेड एज वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ ड्यू टू इलिटरेसी बट एफर्ट्स वर मेड टू इंश्योर देयर पार्टिसिपेशन. ठीक है, उनको वाइफ ऑफ डॉटर ऑफ लिखा जाता था क्योंकि इलिटरेट होने की वजह से, बट स्टिल पार्टिसिपेशन हुआ, देखने को मिला. विमेंस वोटिंग राइट इन इंडिया मैंने आपको बताया कि 1950 में ग्रांट किया गया, फुल वाला जो हम कह सकते हैं. अनलाइक मैनी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज वेयर विमेन हैड टू फाइट फॉर सफरेज. आपको पता है, हमने पढ़ा था यूएसए में 1920 में जाके इनको इलेक्शंस की राइट मिली. इवन यूके में 1928 में हमने इसके ऊपर पूरा पढ़ा है कि धीरे धीरे जाके मिली, बट इंडिया को मिल गई थी. इंडियन वुमेन वर ग्रांटेड इक्वल वोटिंग राइट्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग थैंक्स टू द विजन ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. ठीक है. तो पहला इलेक्शन ईयर वैसे हम बोलते हैं 1951-52, जब इंडिया डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंस होने के बाद. यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी हमने कब अडॉप्ट किया? 1950 में किया, इनेबलिंग वुमेन टू वोट अलॉन्गसाइड मेन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. So the participation of women in India's electoral process has grown steadily over the years, contributing to the strengthening of the Indian democracy को और strong बना दिया. 1919 elections in India were conducted under the Government of India Act 1919. ठीक है, 1919 वाले elections जो हुए थे वो Government of India Act 1919 के अंडर हुए थे, जो हमने यहाँ पे देखा भी है. ठीक है. विच इंट्रोड्यूस लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस, जिसमें हमने देखा कि क्या है लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस, मतलब बहुत लिमिटेड रोल है अंडर द डायरकी सिस्टम. अब ये डायरकी सिस्टम क्या है अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी. दीज इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ प्रोविंसेस एंड इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. इन चीज़ों इनके लिए ये इलेक्शंस हुए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को लेके. ठीक है. इलेक्टोरेट साइज हम देख चुके हैं कि आउट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 250 मिलियन थी उस टाइम पे. सिर्फ 1% ऑफ द पॉपुलेशन एलिजिबल थे, क्योंकि आपको पता है स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए हुए थे प्रॉपर्टी इनकम एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके. ठीक है. और कितने वोट कितने देने आए? अराउंड 5.5 मिलियन पीपल एलिजिबल थे वोट देने में, एंड वोटर टर्न वेरीड अक्रॉस प्रोविंसेस. ठीक है. सो सिस्टम एक्सक्लूडेड द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस, पर्टिकुलरली विमेन, पुअर एंड दोज विदाउट प्रॉपर्टी और एजुकेशन. हमें पता है क्योंकि इसमें लिमिट लगाई हुई थी, रिफ्लेक्टिंग द एलिटिस्ट एंड रिस्ट्रिक्टिव नेचर ऑफ कॉलोनियल गवर्नेंस. ठीक है. सो इसके बाद हमारे पास आता है डायरकी सिस्टम. डायरकी सिस्टम अभी हमने इसमें बात करते हैं कि होता क्या है डायरकी सिस्टम. ठीक है. डायरकी सिस्टम, जिसको हम डायरकी भी बोलते हैं, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आई थी, जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे इंडिया में. ठीक है. अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर. ठीक है. तो ये एक इस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो ब्रिटिशर्स इंडिया में लेके आए थे 1919 के टाइम पे, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था. उन्होंने क्या किया कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. या 2 स्पेयर्स भी हम बोल सकते हैं, 2 तरीके से डिवाइड किया. पहली कैटेगरी उन्होंने बनाई रिजर्व, दूसरी उन्होंने बनाई ट्रांसफर्ड. रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड क्या है? रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड इस तरीके से बनाई ब्रिटिशर्स ने कि कुछ चीज़ें, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन उन्होंने अपने पास रखा, रिजर्व रखा खुद के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए कि हम लोग ही रूल करेंगे, और कुछ ट्रांसफ़र कर दिया इंडियंस को. तो इस तरीके से इन्होंने रिजर्व और ट्रांसफर बनाया विद डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, की आधा आप करो आधा हम संभालेंगे. बट मेजर जो चीज़ें थी, जो बड़े बड़े चीज़ें थी, वो किसने ले ली थी अपने अंडर? ब्रिटिशर्स ने ली थी. क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार. रिजर्व सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे? जो डायरेक्टली कौन एडमिनिस्टर करेगा? गवर्नर. गवर्नर कौन होगा? गवर्नर हमेशा ब्रिटिश ऑफिसर्स में से कोई एक होता है. ठीक है. क्योंकि उस टाइम पे उनका रूल चल रहा था ना. एंड इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल हु वर ब्रिटिश ऑफिशियल्स. ठीक है. कौन कौन से एरियाज इन्होंने लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इन्होंने संभाले? वो थे लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, रेवेन्यू, पुलिस एंड इरीगेशन, एंड अदर की एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी इनके अंडर थे. ठीक है. मेजर लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, रेवेन्यू तो इन्होंने अपने अंडर ले रखा था. ट्रांसफ़र क्या क्या किया इंडियन मिनिस्टर्स को, जो इलेक्ट होते हैं इलेक्शंस के थ्रू, जो हमने देखे 1919 में इलेक्शंस हुए थे, उसके थ्रू अगर जो इंडियन मिनिस्टर इलेक्ट हुआ है तो उनको क्या काम दिए गए? उनको जो लेसर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे कि एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पब्लिक वर्क दे दिया गया. सो इंडियन मिनिस्टर्स कुड मेक डिसीजंस बट वर ऑफन कंस्ट्रेन्ड बाय लिमिटेड बजट्स एंड ओवरआर्चिंग
ब्रिटिश कंट्रोल। तो वही है कि इंडियन मिनिस्टर्स भी डिसीजन ले सकते थे, बट क्योंकि उनके पास बजट कंस्ट्रेंट था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, हम कहीं ना कहीं नहीं कर पाए। ठीक है। इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, इंडियंस कुड पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस टू दी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। वोटिंग राइट्स वर रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले ही। गवर्नर्स वीटो पावर, द गवर्नर हैड ओवरराइडिंग पावर। गवर्नर यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास पूरी पावर थी कि वही डिसीजंस लेगा, जो भी इंडियन मिनिस्टर्स करना चाहेंगे वो भी गवर्नर मतलब यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर्स ही उनको बताएंगे। दिस इसलिए ऑटोनॉमी थी ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एंड हाईलाइटेड द लिमिटेड स्कोप ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म भी यही है, ऐसा आप डरिएगा मत कि मैम बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं। देखिए सब चीज़ें सेम हैं, बट हमने बस एक अलग अलग सेक्शंस बना दिए हैं। क्रिटिसिज्म में भी यही लिखा है, द डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट वाज आर्बिट्ररी। ऐसे ही किसी भी तरीके से फिक्स नहीं था कुछ, कभी भी कब कुछ भी डिवाइड हो रहा था, इनएफिशिएंट था और कन्फ्लिक्ट होने लग जाता था रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सेक्शंस में। ठीक है। रियल पावर रिमेन विद द ब्रिटिश ऑफिसर्स, जो एक्चुअल पावर थी वो द ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले रखी थी, रेंडरिंग द इंडियन मिनिस्टर्स लार्जली इनइफेक्टिव थे। इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस वॉज मिनिमल एंड सिम्बॉलिक। ठीक है। उनको बहुत कम पार्टिसिपेशन दे रखा था, लीडिंग टू डिससेटिस्फैक्शन एंड डिमांड फॉर ग्रेटर सेल्फ रूल। इसलिए इंडिया वालों के अंदर ये हुआ था कि हमें भी सेल्फ रूल करना है, हमें भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की तरफ जाना पड़ेगा। तो फिर डायरकी सिस्टम धीरे धीरे एंड हुआ एंड द सिस्टम प्रूव टू बी अनवर्केबल एंड वॉज रिप्लेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जिसमें डायरकी सिस्टम को रिप्लेस किया गया और क्या इंट्रोड्यूस किया गया? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को थोड़ी ज़्यादा पावर मिली एज़ कम्पेयर टू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी कि डायरकी सिस्टम के अंदर थी। अब क्या हुआ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सो ये सिस्टम 1935 में आया। ठीक है। एंड इट वॉज कॉल्ड एज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दैट इज क्लियर। डायरकी सिस्टम को रिप्लेस किया और ज़्यादा पावर्स मिली इंडियन लीडर्स को इन दी प्रोविंसेस और इन द स्टेट्स। ये भी आपको समझ आ गई होगी बात। अब बात करते हैं की फीचर्स क्या है। तो देखिए, मोर पावर टू इंडियंस की, इंडियंस को ज़्यादा पावर मिली। इंडियंस वर नाउ अलाउड टू मैनेज द एंटायर गवर्नमेंट। ठीक है। अपने अपने प्रोविंसेस में, अपने अपने एरिया में जहाँ से वो जीत रहे हैं, वो वहाँ के उस एरिया का वो चीज़ वो खुद मैनेज कर सकते हैं। अब इंडियंस ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं था। जैसे कि अगर वो किसी एक एरिया से जीत रहे हैं तो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, एजुकेशन या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें, एग्रीकल्चर, सेल्फ गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ को लेके वो ही संभालेंगे, यानी कि इंडियंस ही संभालेंगे। ब्रिटिश ऑफिसर्स तब भी थे, बट उनका कम कंट्रोल था ओवर प्रोविंशियल मैटर्स, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोविंस से इंडियन जीत रहे हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोविंस में इंडिया ही रूल करेगी, ब्रिटिशर्स का इतना रोल उसमें नहीं था। ठीक है। सो इंडियन पीपल को इलेक्ट देयर लीडर्स थ्रू वोटिंग, ऑफकोर्स ही बात है, एंड देन दीज लीडर्स फॉर्म द गवर्नमेंट इन देयर प्रोविंसेस। ठीक है। द इलेक्टेड लीडर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द गवर्नमेंट एंड मेकिंग डिसीजन। जो इलेक्ट होता है लीडर, वो ऑफकोर्स ही बात है सरकार चलाएगा और डिसीजंस वगैरह लेगा, जो कि इंडियंस को दी गई थी। राइट। यहाँ पे गवर्नर का काम क्या है? हर एक प्रोविंस में आपको पता है गवर्नर होगा, जो स्टिल अभी भी ब्रिटिशर्स ही अपॉइंट कर रहे थे। हर एक एरिया में एक प्रोविंस ऑफकोर्स पता चल गया, बट उसमें गवर्नर होना भी जरूरी है। तो गवर्नर कौन अपॉइंट करता था? गवर्नर ब्रिटिशर्स अपॉइंट करता था। गवर्नर हैड स्पेशल पावर्स होती थी कि वो गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर करे अगर कुछ भी काम ब्रिटिश के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो रहा है तो। ठीक है। सो इवन दो इंडियन गॉट मोर कंट्रोल इन द प्रोविंसेस, ब्रिटिश स्टिल कैप्ट फुल कंट्रोल ओवर थिंग्स। बट इवन दो इंडियन को कंट्रोल मिला, बट कुछ कुछ चीज़ें अभी भी डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले रखी थी। सो क्यों ये सिस्टम ज़रूरी था? क्यों ब्रिटिशर्स ने मतलब ये क्यों ये सिस्टम आया डायरकी से, क्यों हम लोग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की तरफ आए, और क्यों ब्रिटिशर्स ने इंडियन को अलाउ किया कि आप थोड़े से भी अपने प्रोविंसेस के एरिया, मतलब आपके मन में ऐसे सवाल आ सकते हैं ना कि क्यों ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया कि जिसमें उनको राइट्स दे दी इंडियंस को कि ठीक है आप अपने प्रोविंसेस के लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस वाला, ये सारे काम संभाल लीजिए। ऐसा क्यों हुआ और क्यों ये ज़रूरी है? सो दिस सिस्टम गेव इंडियंस मोर कंट्रोल ओवर देयर प्रोविंसेस। इंडियंस को आपको पता है कंट्रोल मिला अपने प्रोविंसेस में, बट दे स्टिल डिडंट हैव कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फिर भी हमारे पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं थी। तो ये एक तरीके से हम थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाए हैं, जिसमें हमने डायरकी से तो एटलीस्ट प्रोविंशियल में है कि थोड़ी राइट्स मिली, और फिर धीरे धीरे हम इंडिया इंडिपेंडेंस अचीव कर लेगा 1947 में। तो 35 से 47 में जाके हमने फिर इंडिपेंडेंस अचीव करी। अब बात करते हैं कि ये सिस्टम क्यों आया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, क्यों ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को अलाउ करा। सो कुछ रीजंस थे, जैसे कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी सिस्टम या बाकी सिस्टम जैसे डायरकी सिस्टम ओरिजिनेट हुए, बहुत सारे रीजंस हैं। ब्रिटिश ने अलाउ किया इंडियंस को लिमिटेड राइट्स टू गवर्न देमसेल्व्स, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा था और चैलेंजेस बढ़ रहे थे जो इंडिया फेस कर रही थी, जो वो फेस कर रहे थे इंडिया को रूल करने में। ठीक है। जैसे मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में यहाँ समझाया हुआ है, ग्रोइंग प्रेशर फ्रॉम फ्रीडम मूवमेंट जो आपको पता है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बाकी जो अलग सोशल रिफॉर्मर्स थे वो लोग कर रहे थे, कुछ ना कुछ फ्रीडम मूवमेंट्स के लिए एक्शंस ले रहे थे। ठीक है। तो जिस वजह से प्रेशर बढ़ रहा था ब्रिटिशर्स के ऊपर, मास प्रोटेस्ट कर रहे थे, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 में ही हुआ, 1920 में ही हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि 1930 में हुआ। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को दिक्कत हो रही थी कि वो पूरी तरीके से सब कंट्रोल करे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था, तो उनको थोड़ा बहुत इंडियंस को पावर देनी पड़ रही थी।
1920 में हमारा नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुआ. देन वर्ल्ड वॉर 1 का भी इन्फ्लुएंस हुआ. ठीक है कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 मैनी इंडियन सोल्जर्स फोर्ट फॉर द ब्रिटिश एक्सपेक्टिंग इंडिया वुड गेट मोर फ्रीडम एज ए रिवॉर्ड. ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई करी ये सोच के कि इंडियंस को क्या पता इससे थोड़ी फ्रीडम मिल जाए रिवॉर्ड के तौर पे. हाउएवर ब्रिटिश डिडंट ग्रांट फुल इंडिपेंडेंस. ब्रिटिश ने फिर भी मतलब ब्रिटिशर्स के लिए लड़े, फिर भी ब्रिटिशर्स ने उनके साथ इतना अच्छा नहीं किया, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस नहीं दी, तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड हुए. तो इंडिया को काम करने के लिए एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, एंड बाद में हमारे पास आया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाला सिस्टम. ग्लोबल प्रेशर बहुत बढ़ रहा था. ठीक है, बाकी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं आइडियाज़ प्रमोट कर रही थी फ्रीडम डेमोक्रेसी को लेके, तो कहीं ना कहीं इंडियंस को भी ये फेस करना पड़ रहा था. तो ब्रिटिश कहीं ना कहीं ये क्रिटिसिज्म फेस कर रहे थे कि इंडिया को हम राइट नहीं देंगे, इस तरीके से चीज़ें हो रही थी. तो ग्लोबल प्रेशर भी बढ़ रहा था और इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस देखने को मिले. मतलब इंडिया सच अ लार्ज और डाइवर्स कंट्री आपको पता है, तो कहीं ना कहीं बहुत एक्सपेंसिव हो रहा था इंडिया जैसी कंट्री को रूल करना, उसके सारे खर्चे संभालना. ठीक है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसलिए ब्रिटिशर्स ने सोचा इंडियंस के साथ शेयर कर दिया जाए, इंडियन लीडर्स के साथ शेयर कर दिया जाए, सो दैट दे कैन रिड्यूस देयर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन वाइल स्टिल मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट मैटर्स. ठीक है, साइमन कमीशन एंड इंडियन डिमांड. साइमन कमीशन जो आपका 1927 में आया, एक ब्रिटिश ग्रुप था जिसने सजेस्ट किया कि इंडियन शुड हैव मोर कंट्रोल इन देयर गवर्नमेंट. ठीक है, इंडियन लीडर्स ने डिमांड करी ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इसलिए आ गया, जिसका मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गया. तो वाई डिड द ब्रिटिश लिमिट दीज राइट्स. फिर भी उन्होंने क्यों लिमिट करने की कोशिश करी. ब्रिटिश ये नहीं चाहता था कि पूरा का पूरा कंट्रोल उसका इंडिया के ऊपर से चला जाए, क्योंकि इंडिया बहुत ही वैल्यूएबल कॉलोनी थी उनके लिए. ठीक है, उन्होंने कुछ राइट्स दी इंडियन को कि थोड़े से वो भी सेटिस्फाई रहे, बट फिर भी वो कुछ ना कुछ बड़े एरियाज डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस जैसे पे खुद कंट्रोल करते थे. ठीक है, सो यही समझ आया कि द सिस्टम ओरिजिनेटेड बिकॉज द ब्रिटिश वांटेड टू मैनेज इंडियन डिससेटिस्फैक्शन एंड मेंटेन देयर रूल बाय गिविंग इंडियंस अ स्मॉल शेयर ऑफ पावर. However, Indians were not satisfied with these partial rights and continued their fight for complete independence. और पूरी राइट्स मिले उसके लिए इंडिया अभी भी लड़ती रही और 1947 में जाके इंडिया ने फाइनली अपनी इंडिपेंडेंस अचीव करी. तो ये चीज़ हमने देखी कि किस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस इवॉल्व हुआ. तो ये वीडियो आई होप आपको समझ आएगी. बाकी की जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो अभी हमारे काम की नहीं है. तो ये सब चीज़ें आप एक बार रिवाइज़ करिएगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 डाया के सिस्टम के बाद फिर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमने पढ़ा. ठीक है, किस तरीके से पहले इलेक्शन हमारे कहाँ हुए, विमेंस को कितनी राइट थी, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया. काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और काफ़ी मन के जो सवाल आप लोगों के थे वो आई होप अभी सॉल्व हुए होंगे. स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर वैसे मैंने बहुत बार दिया है, बट आप स्टिल नोट कर लीजिए. दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर. ओके, सो थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.